अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये हकीकत कम लोगों को मालूम है कि सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन कता नजर इसके कि वो रस्मी तौर पर लादीन थे, लेकिन असल में वो भी पूरी सरार ताकतों पर यकीन रखते थे। स्टालिन को इल्म था कि नाजी जर्मनी के साथ जंग से बचना मुमकिन नहीं, लेकिन उनका ख्याल था कि ये जंग 1948 में नहीं बल्कि 2-3 साल बाद शुरू होगी। हिटलर का हमला स्टालिन के लिए गैर मतवक्को रहा था। 22 जून 1941 को जर्मनी के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सोवियत यूनियन की सरहद पर पहुंच गए थे। हिटलर की फौजें जो तब तक यूरोप के बेशतर हिस्से को जेर कर चुकी थीं, नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर थीं। हिटलर का मंसूबा था कि तेजी के साथ हमला करके मॉस्को को आनन फानन कब्जे में ले लिया जाए। शुरू में जर्मन फौज को कामयाबी हासिल होती गई, सोवियत फौज को पे दर पे शिकस्त होती चली गई थी। लड़ाई मॉस्को के बहुत नजदीक पहुंच चुकी थी। मौसम खिजा में सोवियत दारुल हुकूमत में खौफ फैल चुका था। हुकूमती ओहदेदारों को यहां से निकाल ले जाने की बात हो रही थी। इस मकसद की खातिर इंतहाई राजदारी के साथ एक खुसूसी रेलगाड़ी तैयार कर ली गई थी, जिसे नामालूम मंजिल की जानिब रवाना होना था। इन दिनों मॉस्को के नवाह में एक परहेजगार बूढ़ी औरत रहा करती थी। रूसी ईसाई इनकी बहुत ज्यादा तज़ीम करते थे। वो नाबीना पैदा हुई थी, लेकिन रूहानी बसारत की बुनियाद पर आम लोगों से कहीं ज्यादा निगाह रखती थी। वो मरीजों के इलाज और पेशेंगोई करने पर कुदरत रखती थी। दारुल हुकूमत को खैरबाद कहने का हतमी फैसला करने से पहले स्टालिन इन दिनों उनके पास पहुंचे थे। कहा जाता है कि जब वो उनके कमरे में दाखिल हुए थे तो नेक औरत खिड़की की जानिब मुंह करके बैठी थी और उनकी पुश्त स्टालिन की जानिब थी। स्टालिन दाखिल हुए और अपने हमराही को चले जाने का इशारा किया। बूढ़ी खातून खामोश रही। स्टालिन किनकारे, स्टालिन क्या तुम्हें जुकाम तो नहीं हो गया? परहेजगार खातून ने धीरे से इस्तफसार किया था। आदाब, स्टालिन ने फौरी जवाब दिया और कहा, मैं ठीक ठाक हूं। ये हुई ना बात, अब तुम्हारा सेहतयाब रहना ही करामत होगा। हालात दुश्वार हैं और जल्द ठीक होने वाले नहीं, मगर फरार होने की खातिर खुसूसी रेलगाड़ी यूं ही तैयार कर ली गई है, इसकी जरूरत नहीं है। आपको कैसे मालूम है? स्टालिन ने हैरान होकर पूछा था। रब्बे आलम की जानिब से, परहेजगार खतून ने धीरज से कहा था। मत जाना, जर्मन मॉस्को में दाखिल नहीं होंगे। क्या मेरी फतह भी होगी? नई खतून ने गर्दन घुमाई। तुम्हारी नहीं, हमारी तमाम लोगों की फतह होगी, क्योंकि रब्बे आलम हमारे साथ है। हाँ, तुम्हारी फतह भी होगी। क्या फैसला किया है? नहीं जाओगे ना? स्टालिन ने एक के बाद दूसरे कदम पर जोर देते हुए जूतियां चिरचराई थीं और कहा, सोचना पड़ेगा। स्टालिन मॉस्को से नहीं गए थे। हिटलर की कमान ने मॉस्को को 7 नवंबर 1941 को कब्जे में लेने का मंसूबा बनाया था, लेकिन ऐन उस रोज क्रेमलिन की दीवार के उस जानिब सुर्खी फौज की परेड हुई थी। सलामी जोसेफ स्टालिन ने ली। टैंकों के पहियों पर चढ़े जंजीरी हल्के झिनझिना रहे थे। फौजियों की कतारों में साइबेरिया से पहुंचे हुए लड़ाका दस्ते और मशरक़े बईद से आए हुए छाता बरदार शामिल थे। परेड के फौरन बाद वो महाज के लिए रवाना हो गए थे। दुनिया में इस परेड की खबर से ज्यादा अहम खबर नहीं थी। मॉस्को के निवाह में नाजी फौज पे जवाबी हमला किया जा चुका था। सोवियत कैमरामैनों ने मॉस्को के नवाह में जर्मन फौज की हजीमत के नाम से फिल्म तैयार की थी। उसे दुनिया के कई मुल्कों में नुमाइश के लिए पेश किया गया था। हिंदुस्तान में इस फिल्म को खास मकबूलियत हासिल हुई थी, क्योंकि वो पहला मुल्क था जो हिटलर मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बना था। वहां के लोग यूरोप और अफ्रीका के महाजों पर नाजियों के खिलाफ बरसरे पेकार थे। 1943 में मॉस्को के नवाह में होने वाली लड़ाई से मुतल्लिक इस दस्तावेजी फिल्म को बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के तौर पर ऑस्कर इनाम दिया गया। ऐसे लोगों को जो पेशबीनी करने की सलाहियत रखते हैं, खैर व शर के दरमियान बड़ी लड़ाइयों का नक्शा बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे जाता है। जैसा कि हकीकी वाकयात ने दिखा दिया था कि ऐसे लोगों की पेशगोइयां हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई थीं। अमले तनवीन के नामवर माहिर, पेशबीन और शोबदाबाज वुल्फ मैसिंग ने, जो बहुत से मुल्कों में अपना शो पेश किया करते थे, एक बार स्टेज पर कह दिया था कि अगर जर्मनी ने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग छेड़ दी तो खुद जर्मनी का हिटलर जान से चला जाएगा। हिटलर को जब ये बात मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मैसिंग के सर की कीमत 2 लाख जर्मन मार्क लगा दी। नाजियों की खुफिया एजेंसी वारसा में मैसिंग को हिरासत में लेने में कामयाब भी हो गई, लेकिन गस्टापो के चंगल से निकलने के लिए मैसिंग ने मुहाफिजों पर नींद तारी कर दी और हिरासत से भाग निकला। फिर वो सोवियत यूनियन पहुंच गया।
सोवियत शहरों में मेसिंग के शो बहुत ज्यादा मकबूल रहे थे। वो लोगों पे अमले तरमीम करता और लोगों की सोच पढ़कर बताया करता था। 1940 के मौसम सरमा में सोवियत यूनियन पर जर्मनी के हमले से कई माह पेशतर उसने सुर्ख फौज की फतह की पेशगोई कर दी। मेसिंग ने वजाहत करते हुए कहा, उसने बर्लिन की सड़कों पर सुर्ख सितारे से मुज़य्यन टैंक चश्मे तसव्वुर में देखे हैं। 1943 में एक शो के दौरान उसने फतह की हतमी तारीख 9 मई भी बता दी। इस पेशनगोई के बारे में स्टालिन को मालूम हो गया। फिर जब 9 मई 1945 को जर्मनी ने शिकस्त के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए तो स्टालिन ने मेसिंग को तहनीयती तार अरसाल किया। जंग के बाद स्टालिन ने मेसिंग को क्रेमलिन में तलब किया। फनकार ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। सोवियत हाकम पाइप पीते रहे और कोई खास हैरत का मुजाहिरा नहीं किया। बस पूछा, ये बताएं कि अगर मैं आपको यहां से बाहर ना निकलने देने का हुक्म सादिर कर दूं तो क्या आप क्रिमिनल से निकल सकते हैं? कोशिश करके देखूंगा। ये कहकर मेसिंग ने स्टालिन से रुखसत ली और दरवाजे से बाहर निकल गए। वो तमाम हिफाजती हदबंदियों से गुजरते हुए अपने घर पहुंच गया। शाम को स्टालिन ने उन्हें फोन किया, ये बताएं कि आपने ऐसा क्यों कर किया? सब हिफाजती चौकियों को हुक्म था कि आपको जाने ना दे। बहुत आसान था, आपने तो मेसिंग को जाने ना देने का हुक्म दिया था। मुझे मुहाफिजों के दिमाग में डालना पड़ा था कि मैं मार्शल वोरोशेल्वोव हूं। 1941 के मौसम गर्मा में सोवियत यूनियन पर फस्ताई जर्मनी की जलगार से कुछ कम अरसा पहले स्टालिन ने अपने हाथों से अमीर तैमूर के खानदान की अबदी आराम गाहों को खोले जाने का हुक्म लिखा था। अजीम जंगजू तैमूर ने 15वीं सदी में वस्ती एशिया में एक बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। वो साल हर साल तक रूस, हिंदुस्तान, ईरान और चीन से बरसरे पेकार रहे थे। तैमूर का मिजार सोवियत यूनियन के शहर समरकंद में वाक़या था। इल्मुल खरफियात के माहिरीन का एक बड़ा ग्रोह वहां पर भेजा गया था, जिसके साथ खुफिया एजेंसी के एहलकार भी थे। खुदाई का काम बहुत सूरत से किया गया था। सबसे पहले तैमूर के बेटों और पोतों की हड्डियां निकाली गई थीं। उनकी कब्रों के नीचे सब्ज रंग के संखारा की 3 टन वजनी सिल धरी थी। उस पर तैमूर के बहुत ज्यादा उस्मा कुंदा थे और उसका मकबरा खोलने की जिसारत करने वाले के लिए इंतबा दर्ज था। तैमूर के अहकाम को पमाल करने वाले को सजा मिलेगी और सारी दुनिया जंग की लपेट में आ जाएगी। इन डरावने अल्फाज ने मोहक्कीन को लर्जा परंदाम कर दिया था, लेकिन सिल को फिर भी हटाया गया था। तैमूर की कब्र 21 जून 1941 को फाश की गई थी। अगले रोज 22 जून था जब कब्र खोदने वालों ने रेडियो पर खबर सुनी थी कि नाजी जर्मनी ने हमला न करने का मुआहदा तोड़ते हुए सोवियत यूनियन पर जलगार करती थी। मुहिम के अराकीन मास्को लौट आए थे। खुदाई के नताइज से मुतल्लिक और हौलनाक तंबीह के बारे में स्टालिन को कुछ माह बाद ही आगाह किया गया। उन्होंने उसी लम्हे हुक्म जारी कर दिया कि अजीम जंगजू और उनके रिश्तेदारों की हड्डियों को फिर से दफना दिया जाए। 3 हकाइक पे तवज्जो किया जाना बहुत जरूरी है। पहली ये कि तैमूरियों की बाकियात की फिर से तदफीन के लिए इस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा रकम मुख्तस की गई थी। इस रकम से तब 16 टैंक बनाए जा सकते थे। दूसरी यह कि दोबारा दफन किए जाने से पहले पूरे 1 माह तक तैमूर की हड्डियां माहिरीन हफरियात की नस्लों से औचल रही थी। मुसलमान सिपाहियों ने, जो सुर्ख फौज में कुछ कम नहीं थे, तस्दीक की थी कि इस असना में तैमूर की हड्डियां महाजों पर लाई गई थी। उन्होंने उनसे इसी तरह जज्बा जंग हासिल किया था जिस तरह ईसाई अपनी मुकद्दस अशिया से लेते थे। और आखिरी हकीकत यह है कि तैमूर और उसके खानदान की हड्डियां मुकम्मल तौर पर 20 दिसंबर 1942 को फिर से दफन कर दी गई थी। यही वो रोज था जब स्टालिन ग्राड की लड़ाई में सोवियत फौज ने जर्मन फौज को पसपा करना शुरू किया था और यूं पेलेविस की फौज का घेरा तोड़ डाला था। इस कामयाबी से स्टालिन ग्राड के गिर्द मुज्तमा जर्मन फौज की हिम्मत टूट गई। 1.5 माह बाद मार्शल पेलेविस को अपनी बची खुची फौज के साथ जंगी कैदी बना लिया गया। स्टालिन ग्राड के नवाह में सोवियत फौज की फतह दूसरी जंग अजीम का एक अहम तरीन मोड़ साबित हुई।